Hello everyone, we are back with a new topic, that is reflection of light. Already we have learned about reflection of light that takes place with the opaque and shiny surfaces. Here we are showing here that there is a glass slab and this is the transparent medium and another is air. So somehow you can see that ki air message of light pass होके आती है, then it passes through glass slab, then it emerges from the glass to air. So actually what is happening here? So this light ray, we are considering here that this light ray is incoming. Incident ray is passing through this point A and enters in the glass slab. So here after traveling through the glass slab, it emerges from the point B outside in the air. So this light ray is bending toward the normal because when it is entering to the slab, glass slab, and here it is bending outside, यानी कि not toward the normal. So normal क्या है, अभी हम draw कर लेते हैं इसको भी. So the definition is the bending of light when it goes from one transparent medium to another obliquely is called refraction. So this word obliquely is nothing but the angle. It enters with an angle to the one medium to another. ये मैंने सीधा ड्रॉ नहीं किया है क्योंकि जब भी हम कोई भी लाइन सीधी ड्रॉ करते हैं इसका मतलब होता है वो नॉर्मल है. तो यहाँ पे जो नॉर्मल होगा वो ये होगा, इसका परपेंडिकुलर एक लाइन. सेम यहाँ पे भी अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो दिस विल बी परपेंडिकुलर टू द इंटरफेस. So here you can see that this normal is making an angle of I with incident ray. Okay, this is angle R, that is angle of refraction. This is angle again incident ray. तो यहाँ पे हम इसको मान सकते हैं कि I1 I2 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ये हो जाएगा हमारा इमरजेंट एंगल. ओके, एंगल E. तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो बेंडिंग हो रही है लाइट की बिकॉज ऑफ द ग्लास स्लैब, तो ये हम पढ़ने वाले हैं. तो ये बेंडिंग होती क्यों है, इसका भी एक रीजन है. जब भी लाइट वेव एक रेयर मीडियम से, एयर इज व्हाट, इट इज रेयर मीडियम, और रेयर मीडियम का मतलब होता है जो लेस डेंस होता है. रेयर से डेंस मीडियम में जाती है. जब ये रेयर से डेंस मीडियम की ओर जाएगी तो इसकी जो स्पीड ऑफ लाइट होगी वो चेंज हो जाती है. ओके, तो refraction take place when light enters in from rare to dense medium and also from dense to rare medium. In case of reflection, the laws of reflection says that angle of incidence and angle of reflection both are equal. In this case, angle of incidence I is not equal to angle of refraction. Okay, so angle I is not equal to angle R. तो ये रिफ्रैक्शन में होगा क्योंकि कभी भी एंगल आई एंगल आर के इक्विवेलेंट नहीं हो सकता है क्योंकि बेंडिंग इज देयर. सो ये बेंडिंग डिपेंड करती है कि रेयर टू डेंस मीडियम में जा रहा है ऑब्जेक्ट लाइट रे या डेंस टू रेयर जा रहा है. अगर रेयर टू डेंस जा रहा है तो रेयर से एयर है, यहाँ पे एयर से ग्लास में जा रहा है तो दिस आई इज ग्रेटर देन, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंगल आई इज ग्रेटर देन एंगल आर व्हेन लाइट goes from rare to denser. Angle R is greater than angle I when light passes या travel या goes from denser to rare medium. Okay,
तो ये आपको समझ आ गया होगा कि बैंडिंग कैसे हो रही है ना। अभी हम ये भी देख लेंगे कि बैंडिंग के कॉजेज क्या हो रहे हैं यहाँ पे। द कॉजेज ऑफ रिफ्रैक्शन होता है बच्चों, द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज ड्यू टू द चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। तो यहाँ पे जो स्पीड होगी वो स्पीड यहाँ पे आके कुछ कम हो जाएगी, क्योंकि जो ग्लास के पार्टिकल्स हैं दे आर क्लोजली पैक्ड, तो इसकी स्पीड थोड़ी कम हो जाएगी। और इसीलिए हम इसको ड्रॉ करके भी बता सकते हैं, ठीक है। वाई अ चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट कॉज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, बैंडिंग क्यों हो रही है यहाँ पे। तो वी कैन ड्रॉ इट इन दिस वे दैट देयर इज अ ग्लास स्लैब, और इस ग्लास स्लैब में हम मान के चलते हैं कि हमने एक रे को डालना शुरू किया। तो लाइट रेज आर इनकमिंग टुवर्ड दिस, तो द रेज are coming to this, and then they are parallel to each other in this way. But what happens when they enter to this, they become somehow bend, उनकी bending होना शुरू हो जाएगी, है ना। So they will bend. यहां से bending हो गई और ये कुछ इस तरीके से मूव करना शुरू हो जाएंगे। You can see this bending here, और यहाँ पे आके अगेन ये इस तरीके से शुरू, मीन्स। तो आप इसमें एक चीज क्लियरली देख सकते हैं, एक तो यहाँ पे आके काफी डेंस होने वाला है क्योंकि ये बेंडिंग है यहाँ पे, प्लस ये हमारा जो मीडियम है ये काफी डेंसर है, कुछ इस तरीके से। तो बच्चों ये जब आप ऐसे ड्रॉ करोगे ना तो कुछ ऐसा ही बन जाएगा, दिस, और उसके बाद ये हो जाती है ये बेंडिंग। तो मैं इसको यहाँ से ऐसे शो कर सकती हूँ, फिर दिस। ओके, सो इसको हम यहाँ से भी मिला सकते हैं, this one. So this is the way K light rays are coming toward us in this way. So corners पे यहाँ पे आके bending होना शुरू हो जाएगी। यहाँ पे क्या होगा, away from the normal it will start to go. So it will move in this way. ये अब इधर मुड़ना शुरू हो जाएगा। Okay. So this is what this optically denser medium. एक क्वेश्चन आता है कि optically denser medium क्या होता है, तो जिसमें लाइट रे मूव कर रही है और उसके लिए ये रेयर हो गया, ये डेंसर हो गया पार्टिकल्स के अकॉर्डिंग। सो यहाँ पे ऑप्टिकली जो लाइट है उसके लिए ये रेयर है और ये डेंसर है, तो हम इन मीडियम्स को बोलते हैं ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे जो लाइट की स्पीड है कम हो जाएगी और यहाँ पे ज्यादा रहेगी, तो कुछ पार्ट इसका यहाँ पे बैंड होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, जब ये निकलना शुरू होगी, है ना, तो यहाँ की पार्ट की स्पीड होगी ज्यादा और यहाँ की होगी कम। तो यहाँ पे जो पार्टिकल्स या इसके जो डेंसर मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं, तो कहीं ना कहीं इसकी स्पीड को रोक लेंगे, जिसकी वजह से स्पीड यहाँ रिड्यूस होगी या मोर होगी, तो वो इस तरीके से बैंड हो जाएगी लाइट। ओके, so here the cause of refraction is due to the change in speed of light on going from one to another medium. So आपने पढ़ा होगा कि एयर में स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 into 10 raised power 8 मीटर पर सेकेंड, है ना, एयर में, in air. And in glass c is equal to, yeah, we can say v velocity, speed of light is equal to 2 into 10 raised power 8 मीटर पर सेकेंड। तो जितना ज्यादा यहाँ पे बेंडिंग हो रहा है वो डिपेंड करता है कि जो लाइट ट्रेवल कर रही है कितना डिफरेंट मीडिया है उससे, उस पर डिपेंड करेगा। तो एयर से ग्लास में आएगी तो बेंडिंग होगी ही होगी, ग्लास टू एयर जाएगी तो बेंडिंग होगी ही होगी। वाटर भी एक सब्सटेंस है जो ट्रांसपेरेंट है और उसमें भी बेंडिंग होगी। अगर एयर से वाटर, वाटर टू एयर, इसमें भी बेंडिंग पॉसिबल है ना। और भी बहुत सारे हमारे पास प्लास्टिक और बहुत सारे ऐसे रहती हैं चीजें जो ट्रांसपेरेंट होती हैं, तो उन सब में बेंडिंग ऑफ लाइट पॉसिबल है। So the conclusion is light travel faster in air but slower in glass. तो लाइट एयर में फास्ट ट्रेवल करेगी बट ग्लास में स्लो। तो इसी से हम बता सकते हैं कि ऑप्टिकली डेंस कौन है। तो ग्लास इज ऑप्टिकली डेंसर देन एयर। ओके, यहाँ से हमारा एक कंक्लूजन निकला कि जो ग्लास है वो ऑप्टिकली डेंसर है बिकॉज बेंडिंग ऑफ लाइट
अकर्स इन ग्लास मोर देन द एयर। तो यहाँ पे बेंडिंग वाला कॉन्सेप्ट है क्योंकि रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो रिफ्रैक्शन में हमेशा ही लाइट रे बैंड होंगी कॉर्नर्स पे, जिसकी वजह से लाइट रे का पाथ चेंज हो जाएगा और वो इमर्ज हो जाएगी उसमें से। Here we found that this is a glass slab again, and the conclusion: when a ray passes from rarer to denser medium, then it bends toward the normal. Beta, you can see that I is greater as we have discussed earlier, but I have given you in the notes, so that's why I'm discussing again. So I is greater than R here when light passes from rarer to denser medium. Air से glass में light जा रही है, ठीक है? तो एयर से ग्लास में जा रही है, तो रेयर मीडियम कौन होगा? जिसमें लाइट फ्रीली मूव कर रही है ना? और ये होगा हमारा डेंस मीडियम, क्योंकि यहाँ पे लाइट कहीं ना कहीं बेंड हो रही है और उसको मूवमेंट में कुछ रुकावट है, हम ऐसे कह सकते हैं। यहाँ पे जो एंगल ऑफ, अच्छा नेक्स्ट हमारा जो रहेगा, व्हेन अ लाइट रे पासेस फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। अब ये ग्लास है तो ये डेंसर है ही, तो यहाँ से जब एयर में जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये हमारा क्या है? नॉर्मल। ये जो मैंने ड्रॉ किया है, नॉर्मल हमेशा परपेंडिकुलर लाइन होती है। अगर ये इंटरफेस है एयर और वाटर का, तो ये नॉर्मल होगा हमारा, जो इसको परपेंडिकुलरली शो करेंगे हम, जैसे हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में कर रहे थे। This will bend away from the normal because the light has now more speed than when it was passing through in the स्लैब। सो ज्यादा स्पीड होने की वजह से वो बैंड होगी, लेकिन अवे होगी नॉर्मल से। ओके अच्छा, एक केस और बन जाता है कि अगर लाइट रे नॉर्मल के पैरेलल आ जाती है, नॉर्मल पे ही इंसिडेंट करती है। मान लो कि मैंने ऐसे लाइट रे, ये मेरा कोई टॉर्च है और मैंने सीधा सीधा डाला है, तो क्या होगा? देन विदाउट डेविएशन इट विल पास थ्रू द स्लैब। दिस इज द थर्ड केस। One more thing, it is also the same case like air and water, है ना? तो air और water अगर हम लेंगे तो we will consider the same कि जो air है वो rarer रहेगा और water हमारा denser रहेगा। तो उसमें भी same ही होगा कि when light is passing from air to water, then light will bend toward the normal, है ना? ऐसा ही बनेगा केस। water से air में जाएगी तो it will bend away from the normal, तो वो bend कम दिखाई देगी। तो ये दोनों के साथ में होगा। हम सिर्फ कंसिडर करने वाले हैं कि यहाँ पे एक रेयर होना चाहिए और दूसरा डेंसर मीडियम होना चाहिए। ओके सो अभी यहाँ पे हम इनको समझने की कोशिश करते हैं कि हम यहाँ पे एंगल जो बना रहे हैं उन एंगल्स के अकॉर्डिंगली हम इनको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो आई हैव ड्रॉन दिस फॉर यू चिल्ड्रन। ये हमारा है इंसिडेंट रे, ठीक है? इंसिडेंट रे यहाँ पे बेंडिंग हो जाएगी और बेंडिंग होने के बाद फिर ये हो जाती है हमारी इमर्जेंट रे, मैंने मेंशन कर दिया है। तो ये पूरी की पूरी एक रे है जो यहाँ से इंसिडेंट होते हुए रिफ्रैक्ट होते हुए देन अगेन इट विल इमर्ज फ्रॉम दी आउट, इमर्ज आउट फ्रॉम दिस ग्लास स्लैब। तो ये एयर ग्लास एयर बार बार हम इसी की बात कर रहे हैं, है ना? अब ये रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, बच्चों ये जो लाइन थी ये ऐसे जानी चाहिए थी, ठीक है? बट ये जाएगी नहीं ऐसे, क्योंकि यहाँ पे डेविएशन हो गया, डेविएशन फ्रॉम इट्स एक्चुअल पाथ। तो इसको मैंने लिखा है डायरेक्शन ऑफ ओरिजिनल रे। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ओरिजिनल रे, ठीक है? तो ये हमारा डायरेक्शन ऑफ ओरिजिनल रे है और ये हमारा क्या है? लेटरल डिस्पर्जन। तो यहाँ से जो इमर्जेंट रे आई है और एक्चुअल रे ऐसे आनी चाहिए थी, बट इट्स नॉट कमिंग इन दिस डायरेक्शन। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ दोनों के बीच में, इसको हमने क्या नाम दिया? लेटरल डिस्प्लेसमेंट। मतलब इतना डिस्प्लेसमेंट आया आफ्टर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम द ग्लास प्रिज्म, सॉरी ग्लास स्लैब, नॉट अ प्रिज्म, इट इज अ ग्लास स्लैब। तो ये बैंडिंग जो हो रही है, बैंडिंग ये शो कर रही है कि जो इमेज फॉर्मेशन होगा वो भी डिफरेंट होगा। तो ये बिकॉज ऑफ ग्लास स्लैब है जो जिसमें हमने लेटरल इन्वर्जन देख लिया। तो कभी हमने देखा होगा कि कहीं हमने ग्लास में स्पून डाल दी तो स्पून हमें थोड़ा डिस्प्लेस दिखाई देती है आउटर एंड इनर में, पानी के अंदर थोड़ा डिस्प्लेस दिखाई देगी। तो इसीलिए होता है क्योंकि हमारा इमेज जो बन रहा होता है वो थोड़ा डिफरेंटली बन रहा होता है। तो द एंगल विच द इमर्जेंट रे मेक्स विद द नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इमर्जेंट। दिस इज एंगल ऑफ इमर्जेंट, ठीक है? तो मैंने आपको बताया था कि अगर मैं इस ग्लास स्लैब पे परपेंडिकुलर लाइट डालूंगी तो वो सीधी निकल जाएगी, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। भाई यहाँ से लाइट जो भी जाएगी, जिस भी स्पीड से जाएगी, वो स्पीड यहाँ पे अगर होती भी है चेंज तो वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, वो बाहर निकल के सीधी निकल जाएगी क्योंकि नॉर्मल पे है। तो जब तक कि एंगल ऑफ इंसिडेंस
कोई एंगल के साथ में हम ऑब्लिकली या किसी भी पर्टिकुलर एंगल पे हम ग्लास स्लैब के नॉर्मल के साथ में हम नहीं कर रहे। अगर आई नहीं है तो वहां पे आर भी नहीं है, ठीक है। तो इस आई को मैं जितना इसके मैं पास कर देती, ऐसे से ऐसे कर देती हूँ, तो यहाँ पे एंगल आई इज इक्वल टू 0, फॉर दैट एंगल आर विल बी ऑल्सो 0। तो इमर्जेंट एंगल भी वहां पे 0 हो जाता है। तो इफेक्ट्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, अगर मैंने एक सिक्का है जो मैंने एक बीकर में रखा हुआ है, ठीक है, और मैंने उसको रखा हुआ है यहाँ पे, तो इट कैन बी सीन इजीली बिकॉज यहाँ पे कोई भी अभी मीडियम नहीं है बस एयर के अलावा, तो वी कैन सी इट, और आई साइट जो भी हमारी होगी मैं इसको यहाँ से इजीली देख पाऊंगी। ओके, अब मैंने इसमें भर दिया पानी, ठीक है। तो मैं दोबारा बनाऊंगी क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा ये हो जाती है प्रॉब्लम। चलो, मैंने इसमें भर दिया पानी, मेरा सिक्का भी वहीं रखा हुआ है, ठीक। अब मैं इसको यहाँ तक मैंने इसमें पानी भर दिया है। चलो भाई, अब जो लाइट रे है यहाँ से होके जो जाएगी उसके साथ में क्या प्रॉब्लम है भाई, मैंने 2 बीम मान लिए। यहाँ से बेटा आपने पढ़ा था ना, ये नॉर्मल मैंने ड्रॉ कर दिया आपको बताने के लिए, दोनों के लिए नॉर्मल, इसके लिए नॉर्मल, ये तो कुछ बैंडिंग अवे होगी ना। हम डेंसर टू रेयर मीडियम जा रहे हैं, राइट। तो हमारा डेंसर मीडियम में ये आई था, ठीक है, तो इसके अवे अब जाएंगे हम, तो ये कुछ इस तरीके से जाएगा, इस तरीके से, ये भी थोड़ा मुड़ जाएगी इस तरीके से। तो ये जो था आई, ये आर ग्रेटर हो गया, तो इस केस में आर ग्रेटर हो जाएगा, है ना, क्योंकि डेंसर टू रेयर जा रहे हैं हम, डेंसर टू रेयर मीडियम, तो आर ग्रेटर है आई से, ठीक है। तो ये हमारा आई था और ये हमारा आर, यू कैन सी इजिली कि हमारा आई से आर ग्रेटर हो गया। अब बच्चों इसको हम अगर सीधा सीधा ड्रॉ करें तो हम इसको देखेंगे कि ये हमारा यहाँ पे बन रहा है, तो ये कुछ ऊपर बन रहा है ना। तो हमें ये जो होगा हमारा आई होगा यहाँ पे जो प्लेस्ड, हमको ये दिखाई कहाँ देगा, थोड़ा सा ऊपर। क्यों दिखाई देगा, क्योंकि जो लाइट रे हम उसको फिर जब स्ट्रेटली मिला देंगे तो हमको उससे जो इमेज फॉर्मेशन होगी वो ऊपर जाके होगी थोड़ी सी। एक और तरीके से समझा देती हूँ, एक पानी से भरा भरा हुआ टब है, ठीक है, इसका जो सरफेस है उसको देखना है, यहाँ पे पानी है, यहां से देख रहा है कोई इसको, भाई मेरी आई पे मत जाना, थोड़ी सी खराब है, बट यू जस्ट अंडरस्टैंड। तो बच्चों यहाँ पे देखने के लिए हम इस वाले पॉइंट की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो जो भी लाइट रे आ रही है वो इस तरीके से यहाँ पे आ रही है, मान लो, है ना। फिर इसके लिए क्या होगा बेटा, ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इट विल गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, है ना। तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल जब ये जाएगी, थोड़ा पानी और ऊपर कर देते हैं जैसे कि आपको प्रॉपरली विजिबल हो जाए, तो ये कुछ ऐसे जाएगी और ये कुछ ऐसे जाएगी, देख सकते हो आप। अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करती हूँ, पेंसिल से कर लेती हूँ, तो इसका नॉर्मल ये है ना। तो आई जो है वो काफी क्लोजर है, ये देखो बहुत छोटा सा है, और आर काफी बड़ा बन रहा है ना। तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अब इस वाली अगर मैं जो रे है इसको मैं आगे बढ़ाऊं तो देखो यहीं पे बन गया। तो इसको ना इतना, ये जो बेस है इतना ऊपर इसको दिखाई देगा। तो ऐसा होता है, हमें लगता है कि जो बेस है वो काफी ऊपर है, बट वो एक्चुअली उतना ऊपर होता नहीं है रियलिटी में, क्योंकि वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो रहा है, इसलिए हमको वो थोड़ा डिफरेंटली दिखाई देता है। ग्लास स्लैब वगैरह से अगर आप कभी देखोगे ना तो आपको दिखेगा थोड़ा उभरा हुआ सा है, बट वो उभरा हुआ इसीलिए होता है क्योंकि हमारा रिफ्रैक्शन वहां पे हो रहा होता है। बिकॉज ऑफ द बेंडिंग ऑफ लाइट द इमेज विल बी फॉर्म डिफरेंटली, ओके। So we can say a pool of water appears to be less deep than it actually is. ये एक एप्लीकेशन है, जब आप कभी भी देखोगे इसको आप ध्यान करना कि ऐसा है कि नहीं है, तो आपको मिलेगा yes it is. Now लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, फर्स्ट लॉ तो सेम ही रहेगा, द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल विल बी इन द सेम प्लेन, will lie in the same plane, the point of incidence. But the second है ना बेटा, second law of refraction that is different. इसमें जो एंगल
हमारे डिफरेंटली आए थे ना, तो उसके अकॉर्डिंगली हमने बनाया द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया। तो हम इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं। अच्छा, फर्स्ट लॉ, so first law, the incident ray, the refracted ray and normal at the point of incidence all will lie in the same plane। ठीक है, हमारा अगर ये प्लेन है तो तीनों इसी प्लेन में लाई करेंगे, अगर वर्टिकल प्लेन है तो वर्टिकल प्लेन में लाई करेंगे। एंड द सेकेंड लॉ इज द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इंसिडेंस एंड रिफ्रैक्शन, इन दोनों का रेशियो जो होगा वो कांस्टेंट होगा हमेशा फॉर द गिवन मीडिया। तो मैंने वाटर और एयर ले लिया, उनका जो रेशियो होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा। वाटर और ग्लास ले लिया, ग्लास और एयर ले लिया, इनका जो साइन आई अपॉन साइन आर हम वैल्यू निकालेंगे, दिस विल रिमेन ऑलवेज कांस्टेंट। हम इनकी वैल्यूज को निकालने के लिए इन्हीं की वैल्यूज की कांस्टेंट वैल्यूज को हम हेल्प ले सकते हैं। और ये कांस्टेंट क्या होगा यहाँ पर, यू नो, this constant is very important and this will be the refractive index of the media, second media। so हम यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम एन से या डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। मैं एन से कर लेती हूँ, तो साइन आई अपॉन साइन आर। ठीक है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो भी है उस मीडिया के लिए और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो भी है एयर और वाटर इंटरफेस के लिए, जिसके लिए भी हम ले रहे हैं उसके लिए हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लेते हैं। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज व्हाट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम gives an indication of the light bending ability of that medium, कि कोई भी मीडियम है वो कितना ज्यादा लाइट को बेंड कर सकता है, उसकी बेंडिंग एबिलिटी होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, so here I have given the definition of refractive index. It is the light bending ability of that medium of which we are obtaining the refractive index। तो किसी की भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू हमें ये बता सकती है कि वो कितना ज्यादा लाइट रे को बेंड कर सकता है। ओके, तो हम इसकी वैल्यू देख के, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय एन, तो एन को मैं यहां लिख देती हूँ। नेक्स्ट है बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड ऑफ लाइट में क्या रिलेशन है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए हमें पता चल चुका है कि भाई बेंडिंग, जो यहां से यहां बेंडिंग हुई, बेंडिंग किस में हुई, दूसरे वाले किसी भी मीडियम में, पहले मीडियम में लाइट चल के जा रही है, दूसरे मीडियम में जो भी चेंज हुआ दैट इज बेंडिंग। तो इसका कॉज क्या था, एंटरिंग इन द अनदर मीडिया। ठीक है, किसी और मीडियम में उसका जाना, ये हमारा कॉज था। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू मीडियम टू, दिस इज मीडियम वन एंड दिस इज मीडियम टू। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू एंड टू with respect to medium 1, with respect to medium 1, इस 1 को मैं यहां भी लगा सकती हूँ, यहां भी लगा सकती हूँ, डिपेंड करता है। तो यहाँ पे जो मेन है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 है, हम 2 के लिए ही निकाल रहे हैं फिलहाल, इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, मीडियम 1, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। ठीक है, तो इसको मैं लैंग्वेज के फॉर्म में भी लिख देती हूँ, refractive index of medium 2 with respect to medium 1। तो इसको मैंने क्या रिप्रेजेंट किया है, ये। ठीक है, V1 क्या है हमारा, यहाँ पे V1 है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, in medium 1, V2 speed of light in medium 2। okay, now we can find the formula if the light is going from air to water, water to air and other medium such as water and glass। ठीक है, तो यहाँ पे एक कंसेप्ट आता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सिर्फ और सिर्फ हम तभी इसको निकाल सकते हैं जब हम ये मान के चलें कि जो लाइट है वो वैक्यूम से किसी मीडियम में जा रही है, ठीक है। तो वैक्यूम या एयर से, तो हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम बोलेंगे इसको एन जी, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको ए बोल सकते हैं, बट इसको रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है, केवल एक ही सबस्क्रिप्ट होगा इसका, एन डब्ल्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन वाटर ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू वैक्यूम विद रेस्पेक्ट टू एयर, ठीक है। तो ये हमारा कांस्टेंट ई वैल्यू है हमारी। तो हम इसको ये ना लिख के यहाँ पे वैक्यूम या ए ना लिख के सीधा इसको सबस्क्रिप्ट लगा सकते हैं। तो एन डब्ल्यू एन वाटर कर सकते हैं इसको, एन ग्लास कर सकते हैं। दिस इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सिंबल, ठीक है। तो इनकी वैल्यू जो होती है हमारी वो एग्जैक्ट होती है, ठीक। अब आ जाते हैं हम कि व्हेन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम के लिए, अब मेरे पास तो मीडियम्स हैं, है ना। तो अगर मान लो एयर टू ग्लास में जा रही है तो मैं क्या लिखूंगी इसके लिए, एन ग्लास में जा रही है एयर से, ओके। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैं स्पीड ऑफ लाइट लेने वाली हूँ, अच्छा एयर के लिए मैंने यहाँ पे आपको बोला था, बट ठीक इट्स ओके, हम यहाँ पे निकाल सकते हैं इसकी वैल्यू, तो मैं वही करने जा रही हूँ। तो यहाँ पे जो वी ए यानी कि एयर में जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, सी होती है। हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं ना स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम। और यहाँ पे हम करेंगे वी जी, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ठीक है। मीडियम, ये हम कोई मीडियम ले रहे हैं और ये हमारा मीडियम है ग्लास। और फर्स्ट वाला मीडियम कोई भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है ना। तो अगर मैं इसको वाटर के लिए करूं तो फॉर्मूला बनेगा, वाटर से ग्लास में जा रही है या वाटर से ग्लास में जा रही है, चलो, तो वी डब्ल्यू अपॉन वी जी, ये बन गया इसके लिए फॉर्मूला। इस तरीके से हम फॉर्मूलाज भी बना सकते हैं। अच्छा, मुझे निकालना है वैल्यू, क्वेश्चन है फाइंड ng. Find the refractive index of glass if speed of light in air is 3 into 10 raised power 8 meter per second and in glass is 2 into 10 raised power 8 meter per second. ये हमें गिवन है, तो हमको क्या निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम किसका निकालना है, ग्लास का। तो ग्लास का निकालने के लिए क्या करेंगे हम, फॉर्मूला हमें पता ही है, सोल्यूशन एन जी, है ना। ग्लास का निकालना है तो हम इसको सबस्क्रिप्ट में लगा लेंगे, एयर के रेस्पेक्ट में निकालना है, ठीक है। तो वी ए जिसको हम सी से भी लिख सकते हैं अपॉन वी जी। अच्छा, हमें गिवन क्या क्या है वो हम देख लेते हैं। वी ए यानी कि हमारा स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, इट इज 3 into 10 raised power 8 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, वीजी हमें क्या गिवन है, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास 2 into 10 raised power 8 मीटर पर सेकेंड। तो एन जी इज इक्वल टू 1.5 आंसर। ये आपने एक चीज यहाँ पे नोटिस करी, यहाँ पे मैंने ए लगाया था, यहाँ हटा दिया क्योंकि ये इसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। यहाँ पे एयर वैक्यूम को हम कंसीडर करें या ना करें, नथिंग मैटर्स। नेक्स्ट है चीज कि यहाँ पे जो मीटर पर सेकेंड है दोनों साइड, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक अपना कैरेक्टरिस्टिक होता है कि ये हमेशा कांस्टेंट रहता है फॉर ईच एंड एवरी पर्टिकुलर मीडियम। दूसरी बात, यहाँ पे इसका जो ये रहेगा यूनिट, ये हम नहीं लगाएंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा बिकॉज इट इज अ रेशियो, है ना। रेशियो कभी भी यूनिट नहीं होती रेशियोज की, तो ये रेशियो ही है इसलिए इसकी यूनिट नहीं है। तो फिलहाल हमने आंसर निकाल लिए, अब हम कोशिश करते हैं और भी कुछ क्वेश्चंस आपके साथ में डिस्कस कर लेते हैं। द वन टर्म इज देयर कि ऑप्टिकली डेंसर मतलब हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ऑप्टिकली डेंसिटी टेल्स दैट हाउ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंजेस ऑफ द मटेरियल। तो ये जरूरी है बताना कि ऑप्टिकल डेंसिटी इज डिफरेंट फ्रॉम मास डेंसिटी। जैसे कि आपने सुना होगा कि जो कैरोसिन ऑयल होता है पानी के अंदर तैरता रहता है, वो पानी के ऊपर क्यों तैरता रहता है, लेयर बना लेता है ना, पानी के ऊपर एक लेयर बना देता है अलग से, बिकॉज इट इज लाइटर। तो इसकी जो मास डेंसिटी है वो इसकी लाइट है ना, बट पानी जो है वो मास डेंसिटी में ज्यादा
हैवी है, जिसकी वजह से वो नीचे बैठ जाता है। लेकिन बच्चों यहाँ पे डिफरेंट केस हो गया, उल्टा हो गया कि वाटर इज लेस ऑप्टिकली डेंस देन केरोसिन ऑयल। तो केरोसिन ऑयल ज्यादा बेंडिंग करेगा पानी से, ठीक है, ज्यादा बेंडिंग करेगा पानी से, और जबकि इसकी मास डेंसिटी ज्यादा होती है, बट इसकी ऑप्टिकली ये कम डेंस होता है केरोसिन से। तो केरोसिन ऑयल विल शो मोर बेंडिंग देन द वाटर। तो यहाँ पे इसकी जो ऑप्टिकल डेंसिटी है केरोसिन की वो ज्यादा है, भले इसकी मास डेंसिटी कम है। तो ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है जो बार बार पूछा जा सकता है। और एक और बात कि आपको ये भी पूछा जा सकता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड। तो डायमंड हार्डेस्ट सब्सटेंसेस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी काफी होता है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, और ये मैं आपको एक फॉर्मूला है जो समझाना चाहती हूँ यहाँ पे कि मैंने बताया आपको कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू V1 अपॉन V2, है ना। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। तो अगर मैं इसको अपॉन करके रखूं 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा V2 अपॉन V1, राइट। अच्छा, V2 अपॉन V1 1 अपॉन 1 and 2 हो जाएगा। तो अगर मैं ये लिखूं यहाँ पे अनदर फॉर्मूला आई एम राइटिंग इन दिस वे कि N1 का 2 के रेस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा V2 अपॉन V1, ठीक है। तो इन दोनों फॉर्मूलाज के थ्रू मैंने यहाँ पे रख लेना है Vn to 1, इज इट। तो 1 अपॉन N12 इज इक्वल टू N21। हमने ये जो इनका नंबर्स है, सब्सक्रिप्ट्स है, उनको हम अगर एक्सचेंज कर दें तो हमारी वैल्यू निकल के आ जाएगी। इसके थ्रू हम कई सारे क्वेश्चंस निकाल सकते हैं। तो अगर हमको गिवन है, एक क्वेश्चन है बेटा यहाँ पे, इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, क्वेश्चन, इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास फॉर लाइट गोइंग फ्रॉम एयर टू वाटर बी if the refractive index of water for the light going from air to water, light जा रही है air to water, है ना, इसका जो refractive index है वो कितना है 1.33, ठीक है। what will be the refractive index of light going from water to air, निकालना क्या है, ये हमें क्या गिवन है air to water, हमें निकालना है water to air। तो सिंपल सा फॉर्मूला हमें अभी ऊपर हमने देखा था, तो हम इसको क्या कर देंगे NWA is equal to 1 upon NAW। तो 1 अपॉन 1.33 और हमारी ये वैल्यू आ जाएगी लगभग 0.75, ये हमारी वैल्यू आ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ केरोसिन एंड केरोसिन इज इक्वल टू 1.44, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टर्पेंटाइन, तारपीन का तेल जो होता है, इज इक्वल टू 1.47, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1.33। हमें तीनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए हुए हैं, ठीक है। विच ऑफ दिस मटेरियल्स डज लाइट ट्रेवल फास्टेस्ट, इन सब में से लाइट किस में, विच ऑफ दीज मटेरियल्स डज लाइट ट्रेवल फास्टेस्ट, किस में करेगी बच्चों, बहुत इजी है बताना, है ना। तो ये बताने के लिए आपको क्या निकालना होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके प्रोपोर्शनल है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक है। सो इट इज ऑब्वियस फ्रॉम द अबव रिलेशन, है ना। हम अगर यहाँ पे निकालेंगे तो ये पता कर पाएंगे दैट द स्पीड ऑफ लाइट विल बी मैक्सिमम इन द मीडियम ऑफ द सब्सटेंस विच हैज लोएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बिकॉज यहाँ पे जो मीडियम है वो क्या है, प्रपोर्शन में है। सो आउट ऑफ केरोसिन, टर्पेंटाइन एंड वाटर, तीनों को अगर हम देखें, वाटर हैज द लोएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना। So the light will have maximum speed in water, or light will travel fastest in water। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। VA अपॉन VW, तो VA सबके लिए कांस्टेंट है, N इज इक्वल टू VA अपॉन V
kerosene, N is equal to Va upon V, टर्पेंटाइन। इनको तीनों को आप जब कंसीडर करोगे बच्चों, ऊपर की वैल्यू सब में सिमिलर है ना, तो हमें क्या कंसीडर करना पड़ेगा यहाँ पे, लोअर वैल्यू। और इसमें वाटर, केरोसिन और जिसकी भी कम होगी उसका टोटल नेट वैल्यू ज्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे आप 1.33, 1.47, 1.47 और 1.44, तो ये सबसे कम वैल्यू, तो इसकी वैल्यू प्रोपोर्शन की या इसके जो ये फ्रैक्शन है इसकी वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। तो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका ज्यादा होगा, तो आंसर किसका आता है हमारा, आंसर इज वाटर। So now I am finishing this lesson, and in the next session we will definitely meet with the lenses. Till then, bye bye.